जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की जो बुक है दोस्तों, उसके चैप्टर बाय चैप्टर को एमसीक्यू के रूप में देखने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो पसंद है दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो का जो PDF है दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से जाकर इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों वह अध्याय 1 से रिलेटेड है। भारत आकार और स्थिति से रिलेटेड सवाल है। चलिए इससे रिलेटेड सवालों को हम लोग देखते हैं। तो सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन आपको पहचानना है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, बिल्कुल सही है। भारत जो है दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर जो है दोस्तों 80 डिग्री 7 मिनट है, तो यह बिल्कुल गलत है। भारत का जो पूर्वी देशांतर है 80 डिग्री 7 मिनट नहीं है बल्कि 97 डिग्री 25 मिनट है, ये याद रखना है। तो यह गलत हो गया। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ मैं जो है दोस्तों आपको आंसर बताऊंगा क्योंकि समय हमारे पास काफी कम है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कितना है? तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट, निम्न में से भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है दोस्तों? तो याद रखना है कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है भारत का अक्षांशीय विस्तार। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट, निम्न में से भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री पूर्व जो है भारत का देशांतरीय विस्तार है। और ये दोनों फैक्ट्स जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। बिल्कुल सही है कि भारत जो है विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो बिल्कुल सही है कि भारत का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है? सभी को मालूम होगा कि अरब सागर में स्थित द्वीप समूह कौन सा है? तो वह लक्षद्वीप है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर बंगाल की खाड़ी में पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु है? तो भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो यह इंदिरा पॉइंट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है, आप PDF में इसे देख लेंगे। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो याद रखना है भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी अक्षांश रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है जिसे हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, वह भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। और याद रखना अक्षांश रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कहाँ कहाँ से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट हमारा सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है। तो यह बिल्कुल सही है कि भारत की जो स्थल सीमा रेखा है वो लगभग 15,200 किलोमीटर है। दूसरा स्टेटमेंट है कि समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.16 किलोमीटर है। तो यह भी स्टेटमेंट सही है कि भारत की जो समुद्री तट रेखा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ वह कितना है? 7,516.16 किलोमीटर। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए गए। और ये जो है दोस्तों VBI क्वेश्चन रहेगा, याद रखना है आपको। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुजरात एवं अरुणाचल प्रदेश का स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर है? तो याद रखना है लगभग 2 घंटे का अंतर है गुजरात एवं अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत की मानक यामोत्तर के रूप में चुना गया? तो याद रखना 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक याम्योत्तर के रूप में चुना गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर भारतीय उपमहाद्वीप के सुदूर दक्षिण में स्थित है? तो सुदूर दक्षिण में स्थित कौन सा महासागर है? तो याद रखना है हिंद महासागर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई है? तो किस शहर के खुलने से भारत और यूरोप की दूरी कम हो गई है? तो याद रखना स्वेज नहर के खुलने से। ठीक है, तो सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितना कम हो गया? ये दूरी भी याद रखना 7,000 किलोमीटर कम हो गई है। नेक्स्ट, विश्व में भारत के आकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखना कौन सा कथन सत्य है? तो 7वां बड़ा देश है अपना प्यारा देश भारत। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले पर कौन है? तो रूस, दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे पर चीन, 5वें पर ब्राजील, 6ठे पर ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद कौन आता है? भारत आता है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो ये भी VBI फैक्ट है दोस्तों, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन हमारा कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्ग की अपेक्षा भूभाग से होकर था। बिल्कुल यह सही है।
उत्तर पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों के दोनों परफेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत में निम्न में से कितने राज्य एवं कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा किस देश से लगती है? तो याद रखना है, यह किस देश से लगता है? तो नेपाल से लगता है। ये याद रखना है कौन कौन सा? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा नेपाल से लगती है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरता? आपसे ये पूछ रहा है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि कर्क रेखा जो है उड़ीसा से होकर नहीं गुजरता, कुल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन सा? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, जबकि उड़ीसा से होकर यह नहीं गुजरता। नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3% है, बिल्कुल गलत है। कितना? 2.4% है। अभी हम लोगों ने देखा था, ये गलत हो गया। भारत की उत्तर पूर्व सीमा पर भ्रंशोत्थ पर्वत अवस्थित है, तो यह भी बिल्कुल गलत है कि भारत की उत्तरी सीमा पर भ्रंशोत्थ पर्वत अवस्थित है, यह भी स्टेटमेंट गलत दिया गया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ना तो 1 ना ही 2। उत्तरी सीमा पर कौन सा है? तो नवीनतम हिमालय पर्वत अवस्थित है, ना कि भ्रंशोत्थ पर्वत अवस्थित। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जलमार्ग पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्व में एशियाई देशों को मिलाते हुए भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है? तो यह कौन सा है? तो यह हिंद महासागरीय मार्ग है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस कारणवश भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु यानी इंदिरा पॉइंट जलमग्न हो गया था? तो याद रखना है, सुनामी के कारण। वर्ष 2004 में जब सुनामी आया था तो यह क्या हो गया था? जलमग्न हो गया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से देश की सीमा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, लद्दाख, जम्मू कश्मीर से मिलती है? तो यह देश कौन सा है? तो यह है पाकिस्तान। नेक्स्ट है, पाक जल संधि निम्न में से किस देश को भारत से अलग करती है? तो याद रखना है, श्रीलंका से अलग करती है। नेक्स्ट है, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, आप बताइए वह कौन से देश में है? तो यह है ताजिकिस्तान। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो यह कौन सा है? तो यह है गुजरात है। इसकी कुल लंबाई याद रखना है 1215 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? तो याद रखना है, मिर्जापुर के स्थानीय समय को दर्शाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। थोड़ा स्पीड में हूँ दोस्तों, क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए मैं रैपिड फायर क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा आपका कवर हो सके कम समय में। नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे स्थित है? तो भारत के याद रखना है 9 जो राज्य है समुद्र तट से लगे हुए हैं, और ये 9 राज्य का नाम आपको याद रखना है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा भारत का भौतिक स्वरूप से रिलेटेड है, तो आइए इनसे रिलेटेड सवाल को देखते हैं। ये पूरा डिटेल दिया गया है दोस्तों, पीडीएफ में आप आसानी से इसको देख लेंगे, पूरा डिटेल ही दिया गया क्लास 9 का। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को पहचाना है। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, यह तो बिल्कुल सही है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है, यह भी बिल्कुल सही है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृति, यह बिल्कुल सही है। भूगर्भ वैज्ञानिक के अनुसार हिमालय पर्वत एक स्थिर भाग है, नहीं स्थिर भाग नहीं है दोस्तों, बल्कि यह गतिशील भाग है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भारत का प्राचीनतम भूस्थल है? तो सबसे प्राचीनतम भूस्थल कौन सा है? तो यह प्रायद्वीपीय पठार है, जो कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, भारत की भौगोलिक आकृतियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो भारत की भौगोलिक आकृति को 6 वर्गों में बांटा गया है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई सवाल है। कौन कौन सा? तो उत्तर में है हिमालय पर्वत श्रृंखला, फिर है प्रायद्वीपीय पठार, फिर है तटीय मैदान, फिर है उत्तरी मैदान, भारतीय मरुस्थल और द्वीप समूह। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन को आपको पहचानना कि कौन सा कथन असत्य है इसमें से। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार पश्चिम पूर्व दिशा में सतलुज नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है, तो यह स्टेटमेंट गलत है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का जो विस्तार है पश्चिम पूर्व दिशा में सतलुज नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है। दूसरा है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती थी, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों कि हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है उसकी चौड़ाई जो है पश्चिम से पूर्व घटती जाती है। नेक्स्ट है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चिम भाग की ऊंचाई में पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक विविधता पाई जाती है, तो यह भी स्टेटमेंट क्या है दोस्तों? गलत दिया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर आप डिटेल देख लेंगे पीडीएफ में। नेक्स्ट, निम्न में से हिमालय की लंबाई कितनी है? तो हिमालय की अगर लंबाई
कि को अगर हम देखें तो यह कितना है, तो 2400 किलोमीटर है। तो हिमालय 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। तो ये याद रखना है, कैसा निर्माण करता है, अर्धवृत्त का। इसकी चौड़ाई कश्मीर में कितना है, 400 किलोमीटर है मैम। अरुणाचल प्रदेश में कितना, 150 किलोमीटर है। याद रखना क्लास है 11th की जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें हिमालय की लंबाई कितना दिया गया, 2500 किलोमीटर दिया गया। तो ये पॉइंट याद रखना है, दोनों में से जो हो उसको टिक आउट कर देना है। नेक्स्ट है हिमालय की सर्वाधिक सतत श्रृंखला कौन सी है, तो यह कौन सा है, यह है हिमाद्री। और इसकी औसत ऊंचाई कितना है, तो 6000 मीटर है। तो ये भी पॉइंट ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा महान हिमालय या आंतरिक हिमालय के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय पर्वत श्रृंखला में यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, बिल्कुल सही है ये। तो हिमालय के इस भाग को क्रोड ग्रेनाइट से, इस भाग की कोर जो है वो ग्रेनाइट से बनी है। तो यह भी स्टेटमेंट जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। इस भाग में गर्मी के कुछ महीनों में बर्फ की परत पूरी तरह पिघल जाती है। तो पूरी तरह नहीं पिघलती। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 ही सही है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक सही युग्म नहीं है, कौन सा सही युग्म नहीं है आपको यह पहचानना है। तो माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में है, बिल्कुल सही। कंचनजंगा है जो है भारत, पूछा जाए आपसे कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको लगाना है कंचनजंगा। लेकिन पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखना है K2 है, जिसे हम लोग गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं वो है। लेकिन हिमालय का पूछे तो कौन सा हो जाएगा, कंचनजंगा। मकालू कहाँ पर है, नेपाल में। धौलावीरा जो है, धौलागिरी जो है दोस्तों भारत में नहीं है, बल्कि ये कहाँ पर है धौलागिरी, तो यह नेपाल में है, याद रखना है। तो गलत हमारा कौन सा हो गया, तो डी हमारा जो हो गया गलत हो गया। नेक्स्ट है गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो याद रखना गॉडविन ऑस्टिन जो है वह काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है और यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है शिवालिक पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में नीचे दिए कथनों का पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला को शिवालिक कहा गया, बिल्कुल सही जवाब है। यह पर्वत श्रृंखलाएं सपिंडित अवसादों से बनी हुई है, तो यह भी बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है निम्न हिमाचल या शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को कहते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, दुन कहा जाता है। ये सब जो है दोस्तों VBI पॉइंट से याद रखेंगे। भारतीय हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो भारतीय हिमालय की सर्वोच्च चोटी है कंचनजंगा, याद रखना है। मैंने आपको बताया भी था, इसकी ऊंचाई भी आपको याद रखना है कितना है, 8598 मीटर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विश्व का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो यह कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई याद रखना है, सभी को मालूम भी होगा, 8848 मीटर। नेक्स्ट है पश्चिम से पूर्व तक हिमालय क्षेत्रों से संबंधित दी गई सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है आपको, कौन सा होगा, तो पंजाब हिमालय। तो सतलज तथा सिंधु नदी के बीच के हिमालय को हम लोग पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। कुमाऊं हिमालय की बात करें तो सतलज तथा काली नदी के बीच के हिमालय को हम लोग कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। और नेपाल हिमालय की अगर हम बात करें तो काली तथा तीस्ता नदी के बीच के क्षेत्र, मतलब जो हिमालय इसके अंतर्गत आता है उसे हम लोग नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। और असम हिमालय क्या है, तो तीस्ता एवं दिहांग नदी के बीच का जो हिमालय उसे हम लोग असम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो याद रखना है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा VBI सवाल है, BPSC ट्री में ये सवाल पूछा भी जा चुका है, इसलिए इसको आप लोग हाईलाइट कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सवाल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है पूर्वांचल के नाम से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सही युग्म को दिए गए युग्मों को सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ शिखर है, दूसरी तरफ ऊंचाई। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है दोस्तों, 8848 मीटर। कंचनजंगा की ऊंचाई कितना है, तो 8598 मीटर। नंदा देवी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो नंदा देवी की ऊंचाई कितना है, तो यह 8126 मीटर। और नंदा देवी पूरा नंगा पर्वत की ऊंचाई बात करें तो कितना है, 8126 मीटर है। और नंदा देवी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यह कितना है, तो 7817 मीटर है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भारत का उत्तरी मैदान किन नदी प्रणालियों के द्वारा बना है, तो याद रखना है गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियों प्रणालियों द्वारा बना हुआ है भारत का उत्तरी मैदान। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है नदी मैदान के संदर्भ में दोआब का अर्थ क्या है, तो दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे क्या कहा जाता है, दोआब कहा जाता है। जैसे पंजाब 5 नदियों के बीच का क्षेत्र है, इसीलिए उसका नाम पंजाब पड़ा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है उत्तर भारत की नदियों के बारे में कौन सा असत्य है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। तो उत्तरी
पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी है, बिल्कुल सही है। नदी के निचले भाग में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है, यह भी बिल्कुल सही है। ये नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण एक धारा में बढ़ जाती है, यह स्टेटमेंट इसमें गलत है। इन धाराओं को वितरिकाएं कहते हैं, बिल्कुल सही है कि नदी जब चलते हुए अंतिम मुहाने पहुंचती है और धाराओं में जब विभक्त होती है तो उसे क्या कहा जाता है, वितरिकाएं कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखना है, ये सवाल आ भी चुका है। नेक्स्ट है, पंजाब के मैदान का निर्माण किन नदियों के द्वारा हुआ है, तो याद रखना है कौन, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास एवं सतलज नदियों के कारण जो है पंजाब के मैदान का निर्माण हुआ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है, आपसे ये पूछा जा रहा है कौन सा सत्य है, तो याद रखना गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है, बिल्कुल सही है। गंगा के मैदान उत्तरी भाग के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है, यह भी स्टेटमेंट सही है। ब्रह्मपुत्र का मैदान विशेषकर असम में स्थित है, यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, उत्तरी मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपसे यह पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो उत्तरी मैदान का सबसे अधिक भाग पुरानी जलोढ़ मृदा से बना, बिल्कुल सही है। ये तो उत्तरी मैदान के बांगर क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, यह भी सही है। उत्तरी मैदान के बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और ये VBI सवाल है दोस्तों, याद रखना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी के सभी यहाँ पर सही दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है, आपको यह पहचानना है। असत्य है, सत्य नहीं, असत्य पहचाना है कौन सा है। इस पठारी भाग में संकरी एवं गहरी घाटियां पाई जाती है, यह स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, यही गलत है। यहाँ पहाड़ियां गोलाकार है, बिल्कुल सही है। यह भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभाग में से एक है, बिल्कुल सही है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना भूमि का हिस्सा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यह भी स्टेटमेंट सही है। असत्य आपसे पूछा जा रहा था, तो एक केवल यहाँ पर क्या है दोस्तों, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आपको सही पहचानना है कौन सा है, तो विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरा हुआ, बिल्कुल सही है कि विंध्य जो श्रृंखला है वो दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला से और उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरा हुआ है। दूसरा है कि नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे दक्कन के पठार के नाम से जाना जाता है, तो यह स्टेटमेंट इसमें क्या है दोस्तों, गलत दिया गया। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए, मतलब केवल स्टेटमेंट इसमें 1 ही सही है। इसे किस नाम से जाना जाता है, याद रखना, मच उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी नदियां दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं, याद रखना है कौन कौन सा है, तो याद रखना इनमें से सभी, यानी चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन, ये नदियां कैसी बहती हैं, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ यह बहा करती हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मेघालय के पठार पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं का पश्चिम से पूर्व की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, तो याद रखना है गारो, खासी, जयंतिया, यह क्रम सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मासिन रान जो है किस पहाड़ी पर है, यह भी सवाल आपसे पूछ सकता है, तो याद रखना है यह खासी की पहाड़ी पर है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित कौन सा नहीं है, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो थालघाट महाराष्ट्र में बिल्कुल सही है। पालघाट जो है गोवा में बिल्कुल गलत है। भोरघाट जो है यह केरल में, यह भी बिल्कुल गलत है। दीफू जो है अरुणाचल प्रदेश में, यह बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं इसको थालघाट के बारे में। तो थालघाट पश्चिमी घाट का एक प्रमुख दर्रा है जो कि महाराष्ट्र में अवस्थित है। पश्चिमी घाट के सह्याद्री श्रेणी में अवस्थित है। यह पर्वतीय दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है। पालघाट की बात करें तो यह पश्चिम घाट में अवस्थित है। यह दर्रा दक्षिण भारत के केरल राज्य में, याद रखना है पालघाट जो है कहाँ पर है, तो यह पालघाट जो है केरल राज्य में है। नीलगिरी पहाड़ियों एवं अनामलाई पहाड़ियों के बीच अवस्थित है। भोरघाट की बात करें तो भोरघाट कहाँ पर है, महाराष्ट्र राज्य में पश्चिमी घाट श्रेणियों में स्थित एक बेहद खूबसूरत दर्रा है। यह दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। और दीफू जो दर्रा है भारत व म्यांमार के बीच अवस्थित दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो 2 और 3 गलत है और ये बहुत ही VBI फैक्ट है दोस्तों, याद रखना है आपको। दर्रों से रिलेटेड भी सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुडी जो है प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखना है। और इसका आपको ऊंचाई भी याद रखना है कितना है, तो 2695 मीटर है अनामुडी की ऊंचाई। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो अरवाकुंडा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसका ऊंचाई कितना है, तो 1680 मीटर है, याद रखेंगे। पूर्वी घाट के दक्षिण भाग में सेवड़ा एवं जावड़ी की पहाड़ियां है। उदय मंगलम जिसे हम लोग ऊटी के नाम से जानते हैं, एक महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है, तो ये भी याद रखेंगे पॉइंट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन पश्चिमी घाट के संदर्भ में सही है। पश्चिमी घाट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखना पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घट जाती है, तो यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों इसमें
गलत दिया गया है। पश्चिमी घाट सतत तथा उन्हें केवल दर्रे के द्वारा ही पार किया जा सकता है। यह बिल्कुल सही है कि पश्चिमी घाट जो है सतत है और उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित दक्कन ट्रेप की विशेषता क्या है? तो याद रखना है, यहाँ पाई जाने वाली काली मिट्टी, जिसे हम लोग रेगड़ मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अरावली पहाड़ी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, आपको बताना है। तो केवल लूनी भी ही इस क्षेत्र की सबसे छोटी नदी है, यह स्टेटमेंट जो है इसमें गलत दिया गया है। नेक्स्ट है, बड़कान स्थलाकृति का संबंध है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई सवाल है। तो बड़कान स्थलाकृति का संबंध मरुस्थल से है। नेक्स्ट है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी को किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग कन्नड़ तट के नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का लेक है, यानी चिल्का झील है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। पिटली द्वीप जहां मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहां एक पक्षी अभयारण्य भारत में, यह किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में अवस्थित है? तो याद रखना, पिटली जो द्वीप है वह लक्षद्वीप समूह में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अवस्थित है, तो यह कहां पर है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। इसका नाम क्या है? तो बैरन है। याद रखना है, मोस्ट वीवीआई यह क्वेश्चन है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है। नेक्स्ट है, प्रवाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको प्रवाल के संबंध में पूछा जा रहा है। तो प्रवाल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी जो कि समूह में रहते हैं, बिल्कुल सही है। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है, बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है, बिल्कुल सही है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हॉर्स शू आकार वाले रोधिका होता है, बिल्कुल यह भी सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी के सभी सही है। नेक्स्ट जो हमारा अध्याय है दोस्तों वह अफवाह है, उससे रिलेटेड हम लोग सवालों को देखेंगे। उससे पहले दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे दोस्तों। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना मिले। मैं देखता हूँ दोस्तों, व्यू तो आते हैं लेकिन उस पर वीडियो पर लाइक जो है दोस्तों काफ़ी कम आता है। तो आपसे एक छोटी सी तो रिक्वेस्ट करता हूँ केवल वीडियो को लाइक करने के लिए, ताकि और लोगों तक ये जो है दोस्तों वीडियो पहुँच सकें। तो चलिए अफवाह से रिलेटेड हम लोग सवाल को देखते हैं। तो फर्स्ट सवाल है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक नदी तंत्र का जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। तो यह जो है दोस्तों बिल्कुल सही है कि उसे क्या कहा जाता है? अपवाह द्रोणी कहा जाता है। कोई भी ऊंचा क्षेत्र जब दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है तो जल विभाजक कहलाता है। तो यह भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत की किस नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र किसका है? तो गंगा नदी का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारतीय नदियों को मुख्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया गया? तो याद रखना, 2 वर्गों में विभाजित किया गया। कौन कौन सा 2 वर्ग है ये याद रखेंगे? हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन जो है दोस्तों इसमें सही है? आपको यह पहचाना है कि पहला है कि भारत के 2 मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से भिन्न है, बिल्कुल सही है। हिमालय की अधिकतर नदियां बारहमासी नदियां, बिल्कुल सही है। सालों भर ये जो नदियां हैं इनमें पानी रहता है। इनमें हिमालय की 2 मुख्य नदियां सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वत श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है, बिल्कुल यह भी सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हिमालय नदियों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य है? आपको यह पहचानना है कि यहाँ की अधिकतर नदियां जो है बारहमासी है, बिल्कुल सही है। यह नदियां अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती हैं, यह भी बिल्कुल सही है। हिमालय नदियां अपने प्रवाह के निचले भाग में विसर्प व गोखुर झील का निर्माण करती हैं। मोस्ट वीवीआई ये फैक्ट दोस्तों याद रखेंगे, यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा सही है? आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है इसमें। तो अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती है, मौसम पर डिपेंड है क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम एवं छिछली है, बिल्कुल सही है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती है, बिल्कुल यह सही है। तथा बंगाल की खाड़ी में की तरफ बहती है, बिल्कुल यह सही है दोस्तों। कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही होगा? तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु की सहायक नदी है? तो सिंधु की सहायक नदी है कौन कौन सा है? तो याद रखना है सभी है, नबरा है, सुयोक है, झेलम है, जोस्कर है और रावी, ये सभी की सभी सिंधु की सहायक नदी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सिंधु नदी की लंबाई कितना है? तो याद रखना है सिंधु नदी की लंबाई कितना है? तो 2900 किलोमीटर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर पूछा जाए कि भारत में इसका लंबाई कितना है तो 1114 किलोमीटर है, तो ये भी पॉइंट याद रखना है। नहीं सर, सिंधु नदी
जल समझौता किस वर्ष हुआ था? तो यह 1960 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसके अनुसार क्या था? तो 20% जो जल है वो भारत उपभोग कर सकता है, जबकि 80% जो जल है वो कौन उपभोग करेगा? पाकिस्तान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? तो सिंधु नदी का उद्गम है तिब्बत के निकट मानसरोवर सरोवर झील, जिसे झील के निकट कौन सा है? तो ये तो इसका आंसर होगा तिब्बत के निकट मानसरोवर झील। और झील के निकट जो है कौन से ग्लेशियर से? तो चेमा यंगडुंग ग्लेशियर से ये निकलता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। ये पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान पर सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम नदियां सिंधु नदी से मिलती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में मिठानकोट में। मोस्ट बीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, हाईलाइट इसको कर लेंगे। नेक्स्ट है, भारत सिंधु नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का कितना प्रतिशत भाग उपभोग कर सकता है, यानी उपयोग कर सकता है? 20% भाग उपयोग कर सकता है। नेक्स्ट है, भागीरथी एवं अलकनंदा नदी का संगम किस जगह पर होता है? तो याद रखना, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलता है, तब यह क्या बनता है दोस्तों? तो तब यह क्या कहलाती है? तो गंगा नदी कहलाती है। याद रखना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जैसे गंगा नदी के नदी तंत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य है? आपसे ये पूछ रहा है। गंगा नदी हरिद्वार के पास पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि पहली बार जो गंगा है दोस्तों मैदानी भागों में कहाँ पर उतरती है? तो याद रखना है हरिद्वार में। यमुना नदी यमुनोत्री हिमानी से निकलने के बाद गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है। बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, गंगा की सहायक नदियों में से किन नदियों का उद्गम नेपाल से है? तो नेपाल से किन नदियों का उद्गम स्थल है दोस्तों? तो याद रखना है, घाघरा का है, गंडक का है और कोसी का है। रामगंगा का जो उद्गम है वो नेपाल से नहीं होता। रामगंगा का जो उद्गम होता है दोस्तों, याद रखना, उत्तराखंड के हिमालय पर्वत श्रृंखला के कुमाऊं मंडल से निकलती है रामगंगा नदियां। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कौन सी नदी गंगा अफवाह तंत्र का भाग नहीं है? तो याद रखना है, वेगाई जो नदी है वो गंगा अफवाह तंत्र का भाग नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मेघना नाम से जानते हैं हम लोग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा किस नाम से जाना जाता है? तो यह सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट, इनमें से गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो याद रखना, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन? यमुना नदी है, याद रखना है आपको। और कितना है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, जो यमुनोत्री हिमानी जो कि बंदरपुर से निकलती है, निकलकर 1376 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद प्रयागराज यानी इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी भी गंगा की क्या है? सहायक नदी है। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कितना है? कौन सी है? गंगा है। कितना लंबाई है इसका? तो इसका लंबाई है 2500 किलोमीटर है। याद रखना है दोस्तों, मोस्ट बीवीआई फैक्ट्स है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है? तो यह है अंबाला। यह भी मोस्ट बीवीआई फैक्ट है कि कौन सा जो नगर है सिंधु तथा गंगा नदी तंत्र के जल विभाजक क्षेत्र में स्थित है? तो अंबाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, यमुना नदी निम्न से किस स्थान से निकलती है? तो याद रखना है, यह निकलती है कहां से? तो यमुनोत्री ग्लेशियर से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से विचार कीजिए। कौन सा असत्य है? आपको यह पहचानना है। तो याद रखना, ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पश्चिम से निकलती है। बिल्कुल गलत है ये तो। ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बड़वा शिखर के पास पहुंचकर गर्ज के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। नामचा बड़वा का नाम भी आपको याद रखना है। यह नदी अपने उद्गम स्रोत से काफी मात्रा में सिल्ट यानी अवसाद लेकर चलती है, जो भारत के असम में हर साल बाढ़ का कारण बनती है। बिल्कुल गलत है, यह स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पूरा डिटेल दिया गया है दोस्तों, आप यहां पर देख लेंगे इसको। ब्रह्मपुत्र नदी के विभिन्न नामों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक अन्य तीनों से भिन्न है? तो कौन सा भिन्न है? तो असम में इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। यह इससे क्या है दोस्तों? भिन्न है। याद रखना है, ब्रह्मपुत्र के बारे में, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांको कहा जाता है। मोस्ट बीवीआई फैक्ट्स है। बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है एवं अरुणाचल प्रदेश में इसे जिहांग के नाम से जाना जाता है, दिहांग के नाम से। असम में ब्रह्मपुत्र को भागीरथी नहीं कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां द्वारा असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है? तो याद रखना है, इनमें से सही दिबांग, लोहित और केन्नूला, इन सभी से असम में ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जिसे हम लोग सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, सांको नदी को भारत में किस नदी से नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांको कहा जाता है। याद रखना, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है आपसे ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना, हिमालय क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी में अवसाद की मात्रा कम हो जाती है। बिल्कुल सही है। भारत में अधिक वर्षा होने के कारण ब्रह्मपुत्र नदी में अवसाद की मात्रा अन्य नदियों की तुलना में बढ़ जाती है। बिल्कुल सही है। कभी कभी ब्रह्मपुत्र नदी अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती है। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी के सभी कथन सही है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी। मोस्ट बीबीआई फैक्ट्स है और क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है आपको।
निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है? तो याद रखना कौन सा डेल्टा का निर्माण करती है, तो यह है गोदावरी, कृष्णा और महानदी। यह अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि ताप्ती जो नदी है जिसे हम लोग ताप्ती नदी के नाम से जानते हैं, यह एस्चुरी का निर्माण करती है। तो ये पॉइंट याद रखना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? तो याद रखना है नर्मदा और ताप्ती जो है ज्वारनद मुख, जिसे इंग्लिश में एस्चुरी कहते हैं हम लोग, उसका निर्माण करती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है? तो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है? अमरकंटक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, नर्मदा नदी के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है आपका इसमें सत्य है? तो नर्मदा नदी अपने उद्गम क्षेत्र से पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी से बहती है, बिल्कुल सही है। नर्मदा द्रोणी का विस्तार मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान में, यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों बिल्कुल इसमें गलत दिया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नर्मदा द्रोणी का जो विस्तार है मध्य प्रदेश एवं गुजरात में ही है, राजस्थान में इसका विस्तार नहीं है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह जो है नर्मदा नदी पर अवस्थित है, धुआंधार जलप्रपात। नेक्स्ट है, तापी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो सतपुड़ा से निकलता है तापी नदी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां गोदावरी की सहायक नदियां हैं? तो गोदावरी की सहायक नदियां कौन सा है? तो वर्धा है, प्राणहिता है और कौन सा है? मंजीरा। ब्राह्मणी जो है गोदावरी की सहायक नदियां नहीं है, याद रखना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से, इंपॉर्टेंट और मोस्ट भी एक क्वेश्चन है कि दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। और पूछा जाए दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, मैं लिख देता हूं, दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कावेरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, महानदी की अपवाह द्रोणी का संबंध किन राज्यों से है? तो याद रखना है, यह किन राज्यों से है? तो यह है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र से महानदी का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 4। पश्चिम बंगाल से इसका संबंध नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो याद रखना है घाट प्रभा, तुंग भद्रा और भीमा, यह कृष्णा की सहायक नदी, जबकि लक्ष्मण तीर्थ जो है वह कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है अमरावती है, भावानी है, काबिनी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इतना जो डिटेल में है दोस्तों, इतना ज्यादा क्वेश्चन पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं कराया होगा, मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ, और इतने स्पीड में और इतने कम समय में। तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है दोस्तों, आप लोग एक लाइक जरूर कर दे वीडियो को, और हो सके तो चैनल को, जो लोग पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की इस तरीके की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी शिवसुंदरम जलप्रपात बनाती है? तो याद रखना कावेरी नदी जो है शिवसुंदरम जलप्रपात बनाती है। प्रायद्वीपीय नदी एवं उद्गम स्थल के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। ताप्ती नदी, तो ताप्ती नदी कहाँ से निकलता है? तो याद रखना है यह सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से निकलता है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलता है? तो गोदावरी नदी निकलता है त्र्यंबकेश्वर से निकलता है। कृष्णा नदी की बात करें तो यह महाबलेश्वर से निकलता है। और कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी श्रृंखला से निकलता है। तो ए का क्या हो जाएगा 3, बी का क्या हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 2 और डी का कितना हो जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1 किस ऑप्शन में? तो यह है ऑप्शन डी में। नेक्स्ट है, पृथ्वी के धरातल का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है? याद रखना है 71% भाग जल से ढका है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? लवणीय जल वाली झील पूछा जा रहा है, तो सांभर झील जो है लवणीय जल वाली झील है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन कवर होता है। तो वूलर झील, गोविंद सागर झील और डल झील, ये कैसा है? तो ये खारे पानी की झील नहीं है, याद रखना है आपको। खारे पानी की यहाँ पर जो झील है वो कौन सा है? सांभर झील है। नेक्स्ट है, वूलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। वूलर झील ताजे पानी की झील है, याद रखना है। देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? तो यह 1985 ईस्वी में किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये था हमारा अध्याय 3। अब हम लोग अध्याय 4 से रिलेटेड सवालों को करेंगे, जो कि है जलवायु से रिलेटेड सवाल। तो चलिए जलवायु से रिलेटेड हम लोग सवाल को करते हैं। देख रहे हैं दोस्तों कितना इसमें फैक्ट्स दिया गया। तो आप पूरा बुक ना पढ़ के इसी को पढ़ लेंगे या केवल क्वेश्चन को ही कवर कर लेंगे तो आपका एग्जाम बच जाएगा। और मुझे नहीं लगता है दोस्तों कि ज्योग्राफी में इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। कल होगा तो मैं एनसीईआरटी क्लास 10th की ज्योग्राफी भी आपको कवर करा दूंगा। सवाल है कि मानसून के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है इसमें? मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द के मौसम शब्द से हुआ, ये याद रखना है, बिल्कुल सही है ये तो स्टेटमेंट। मानसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। सत्य कथन कौन सा हो जाएगा? सी इसका सत्य होगा। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो याद रखना है मानसूनी जलवायु भारत में पाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है
कि भारतीय वर्षन की प्रादेशिक विविधताओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य है, आपसे ये पूछा जा रहा है। हिमालय में वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है, बिल्कुल सही है। तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा शरद ऋतु के आरंभ में होता है, बिल्कुल सही है। और ये सवाल जो है दोस्तों बीपीएससी में आ भी चुका है, याद रखना है आपको। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है, यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों गलत दिया गया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, एशिया महाद्वीप में मानसूनी जलवायु मुख्यतः पाई जाती है, तो याद रखना है यह कहां पर पाई जाती है, तो दक्षिण एशिया में पाया जाता है, दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाता है, पश्चिम एशिया में मानसूनी जलवायु नहीं पाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किस क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक हैं, तो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक क्या है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी बीपीएससी में सवाल आ चुका है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सभी के सभी हैं। अक्षांश है, समुद्र से दूरी है, देशांतर है, वायु दाब एवं पवन एवं तुंगता यानी ऊंचाई भी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 2 3 4, सॉरी देशांतर नहीं है, एक मिनट, यहाँ पर देशांतर नहीं है दोस्तों। अक्षांश है, समुद्र तट से ऊंचाई है, याद रखना देशांतर यहाँ पर नहीं है। वायु दाब एवं पवन तंत्र है और तुंगता यानी ऊंचाई। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 4 5। नेक्स्ट, मौसम से संबंधित महाद्वीपीय अवस्था का तात्पर्य क्या है, तो यह है गर्मी में बहुत अधिक गर्मी तथा ठंडी में बहुत अधिक ठंड। नेक्स्ट हमारा है कोरियोलिसिस बल निम्नलिखित में से किस कारण उत्पन्न होता है, तो याद रखना पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियोलिसिस बल उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस बल के कारण पवन अपने दाहिने और विक्षेपित होता है, तो वह कौन सा बल है, तो कोरियोलिसिस बल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के मध्य सक्रिय जेट धाराओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। मोस्ट वीवीआई फैक्ट से इसको हाईलाइट कर लेंगे, इस बार के बीपीएससी 3.0 में ये सवाल जरूर आपको देखने को मिलेगा। इसे कहा जाता है उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा है। यह भी अच्छा सवाल है, वीवीआई कर लेंगे इसको, तो याद रखना है पश्चिमी विक्षोभ कैस्पियन सागर में उत्पन्न होता है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। यह कैस्पियन सागर में नहीं बल्कि भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है, ना कि कैस्पियन सागर में। भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा था, बिल्कुल सही है कि भारत में इनका जो प्रवाह होता है, प्रवेश होता है, वो पश्चिमी जेट के कारण होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के संबंध में असत्य कथन चाटिए, असत्य कौन सा है, तो याद रखना है पश्चिमी विक्षोभ मुख्यतः पूर्वी तटों को ज्यादा प्रभावित करता है, यह स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया है। नेक्स्ट है उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है। यह विषुवतीय अक्षांश में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है, बिल्कुल सही है। सूर्य की स्थिति में परिवर्तन के साथ यह क्षेत्र उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता है, यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एलिनो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा है एलिनो के संबंध में सत्य है। तो ठंडी पेड़ू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एलिनो के नाम दिया गया, बिल्कुल सही है। एलिनो शब्द स्पेनिश है जिसका अर्थ होता है बच्चा, बिल्कुल ये भी सही है। एलिनो की उपस्थिति समुद्र की सतह से तापमान को बढ़ा देती तथा उस क्षेत्र में व्यापारिक पवन को स्थिर कर देती, यह भी स्टेटमेंट सही है। और ये वीवीआई एलिनो के बारे में यह सवाल है दोस्तों, याद रखेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मानसून के अकस्मात आगमन के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना मानसून प्रस्फोट जिसे हम लोग पटना के भी नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारतीय मानसून के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है, आपको यह पहचानना है। मानसूनी पवनें नियमित पवनें होते हैं, बिल्कुल गलत है। मानसूनी पवन जो होते हैं नियमित पवनें नहीं होती है। मानसून का समय 100 से 150 दिन के बीच होता है, यह भी स्टेटमेंट गलत है। भारतीय द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है, बिल्कुल सही है कि भारतीय द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। भारतीय मानसून की अरब शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा मिलती है, तो यह कहां पर मिलती है, गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग में यह मिलती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इंपॉर्टेंट सवाल है, हाईलाइट कर लेंगे दोस्तों, अच्छा सवाल है ये। भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है, तो कब होता है, तो यह जून के प्रारंभ में होता है, केरल के जब ये तट से टकराता है तब होता है, और ये कब टकराता है, तो जून के प्रारंभ में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत के सर्वाधिक ठंडे महीने, तो वह है दिसंबर तथा जनवरी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन को पहचाना कि शीत ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी पवनें प्रवाहित होते हैं, बिल्कुल सही है। और वीवीआई फैक्ट से याद रखेंगे, आपसे पूछेगा कि शीत ऋतु में देश में कौन सी पवनें प्रवाहित होती है तो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती है, याद रखना है। दूसरा है कि उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें स्थल से समुद्र की ओर बहती है, इसलिए शीत ऋतु में देश के अधिकतर भागों में मौसम शुष्क हो जाता है, बिल्कुल यह स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी
उत्तर भारत में शीत ऋतु की विशेषता है, तो उत्तर भारत में शीत ऋतु की विशेषता गर्म दिन एवं ठंडी रात है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भारत में ग्रीष्म ऋतु में दिन के समय चलने वाली धूल भरी तथा शुष्क पवनों को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है लू। नेक्स्ट है आम्र वर्षा के संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है, तो याद रखें आम्र जो वर्षा होता है वह कहाँ पर होता है, केरल एवं कर्नाटक में, और VVI फैक्ट है, और यह सवाल आ भी चुका है BPSC में, याद रखना है आपको। नेक्स्ट नीचे दिए कथनों में से किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो मासिन राम में होती है और यह किस पहाड़ी पर है, मेघालय की, तो याद रखना है यह खासी पहाड़ी पर है। गारो खासी जयंतिया के बारे में आपने सुना होगा, तो यह खासी पहाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट पश्चिम बंगाल में तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो इसे काल बैसाखी के नाम से हम लोग जानते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हाईलाइट कर लेंगे। नेक्स्ट उत्तर के मैदानों में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को इनमें से किस नाम से जाना जाता है, तो ये इसे महावट के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये सारा फैक्ट जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे आप PDF में। नेक्स्ट मानसून की वापसी के समय उत्पन्न होने वाली उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, तो इसे क्वाड़ की उमस के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, फैक्ट से याद रखेंगे। नेक्स्ट कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा किन चक्रवातों के कारण होता है, तो याद रखना उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कारण होता है। ये भी सवाल जो है दोस्तों कई एग्जामों में पूछ चुका है, याद रखेंगे। नेक्स्ट वर्षा का वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन जो है दोस्तों इसमें सत्य है, आपको यह पहचानना है। तो पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, बिल्कुल सही है। पश्चिमी राजस्थान एवं इससे सटे पंजाब हरियाणा एवं गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, यह भी बिल्कुल सही है। जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षण की मात्रा कभी कम होती है, बिल्कुल सही है। वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों के वृष्टि छाया प्रदेशों में अधिक पाई जाती है, यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा जो अध्याय हुआ प्राकृतिक वनस्पति तथा वन प्राणी से रिलेटेड है। उससे पहले दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों इससे रिलेटेड सवालों को हम लोग देखते हैं। सवाल फर्स्ट है हमारा कि वह वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप की उगती है, इस प्रकार की वनस्पति को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है अक्षत वनस्पति। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारत में विश्व के कुल फूलों के पौधे का कितना प्रतिशत विद्यमान है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 6%। और ये VVI सवाल है क्योंकि BPSC में ऐसे सवालों का पूछने का ट्रेंड चला हुआ है, तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। लेकिन इस ऐसे क्वेश्चन को आपको एग्जाम में करके जाना है दोस्तों। नेक्स्ट है पौधे की विभिन्न किस्मों के संदर्भ में भारत का विश्व में निम्न में से कौन सा स्थान है, तो याद रखना 10वां स्थान है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारत में कितने प्रकार की वनस्पति प्रजातियां पाई जाती है, तो याद रखना भारत में 47,000 प्रकार की वनस्पतियां प्रजातियां पाई जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि BPSC में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो आपको अच्छे से कवर करके जाना है। नेक्स्ट है वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है देशज। नेक्स्ट है वनस्पतियों की विविधता के प्रमुख कारण कौन से हैं, तो वनस्पति की विविधता के प्रमुख कारण कौन से हैं, तो मृदा में विभिन्नता और तापमान में अंतर, ये प्रमुख कारण है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखेंगे आप। नदियों के जल की मात्रा में अंतर, यह इसका नहीं कारण है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हमारा सवाल निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो मिजोरम में है प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में कुल वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है, तो लक्षद्वीप में कुल वनों का क्षेत्रफल कितना है, सबसे कम है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो ये कितना प्रतिशत है, तो 21.71% है दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है, तो याद रखना पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल में, गलत आंसर है। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल में यह नहीं पाया जाता। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बिल्कुल सही है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है यहाँ पर। अरावली पर्वत श्रृंखला पर नहीं पाया जाता। उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर यहाँ पर पाया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 4। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के संदर्भ में सही है, ये वन शीत और शुष्क प्रदेशों में पाए जाते हैं, बिल्कुल गलत है। इन वन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है, बिल्कुल सही है। ये वन विरल होता है, बिल्कुल नहीं है, वन विरल नहीं होते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ का वन जो है दोस्तों, आपको ये पेड़ का नाम याद रखना है कि इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष कौन, तो आबनुस है जिसे एबोनी के नाम से जानते हैं, महोगनी, रोजवुड, रबर और सिनकोना, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में
पाए जाने वाले वृक्ष हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस कारणवश भारत के पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें घने वनों से ढकी हुई है? तो याद रखना है अधिक वर्षा के कारण। नेक्स्ट, सदाबहार वन के पेड़ों की ऊंचाई सामान्यतः कितनी होती है? तो याद रखना है 60 मीटर होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आबनुस, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर और सिनकोना आदि के वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं, हम लोगों ने देख रखा है। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है इसमें से सत्य है? तो याद रखना ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन है, बिल्कुल सही है। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, और ये VVI फैक्ट्स भी आपके लिए रहेगा। ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपद प्रदेशों तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं, यह भी स्टेटमेंट सही है। सागौन इन वनों की प्रमुख प्रजाति, सबसे प्रमुख प्रजाति, यह भी स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है? तो याद रखना है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का विस्तार है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के संदर्भ में विचार कीजिए कि कौन सा कथन इसमें से सत्य है। यह इन वनों को मानसून वन भी कहा जाता है, अभी हम लोगों ने देखा था। करेक्ट आंसर है ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होता है, यह स्टेटमेंट गलत है। ये वन उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां वार्षिक वर्षा जो है 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच होता है वार्षिक वर्षा, उन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। तो स्टेटमेंट जो है केवल कौन सा सही है? तो केवल एक ही सही है इसमें। नेक्स्ट, रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? तो याद रखना है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उष्णकटिबंधीय वर्षा वन से संबंधित है रबर, ठीक है। और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में कौन कौन सा आता है? आबनुस आता है, महोगनी, रोजवुड, रबर और सिनकोना। याद रखना है, पहले भी डिस्कस हो चुका है। कटीले वन तथा झाड़ियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती हैं, बिल्कुल सही है। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। आकाशीय खजूर यानी पाम, यूफोरबिया तथा नागफनी जिसे हम कैक्टस के नाम से जानते हैं, यहाँ की प्रमुख प्रजातियां, बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी के सभी सही है। चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, शेर, सिंह तथा ऊंट आदि किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो याद रखना है यह किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो यह कटीले वन में पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पर्वतीय वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? पर्वतीय वनों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर पाया जाता है, तो बिल्कुल सही है। ये तो वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है, यह भी सही है। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्णकटिबंधीय वन पाया जाता है, यह भी स्टेटमेंट सही। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है चीड़, यानी जिसे हम लोग पाइन के नाम से जानते हैं, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि शंकुधारी कितनी ऊंचाई के बीच पाया जाता है? मोस्ट VVI फैक्ट्स है, और VVI क्वेश्चन भी ये रहेगा। याद रखना यहाँ पे कितना ऊंचाई पे पाया जाता है? तो 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर यह पाया जाता है। नेक्स्ट है कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरण, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ निम्न से किस प्रकार के वन में पाया जाता है? यह भी मोस्ट VVI क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है पर्वतीय वन में यह पाया जाता है। मैंग्रोव वन के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? मैंग्रोव तटवर्ती क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं वहां की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है, बिल्कुल सही है। मैंग्रोव पौधे की जड़ें पानी में डूबी रहती है, यह भी स्टेटमेंट सही। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन नदियों में डेल्टाई भागों में मैंग्रोव पाया जाता है? तो किस नदियों में पाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा, गोदावरी, महानदी और कृष्णा। और ये VVI क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे। जहां जहां मैं VVI बोल रहा हूँ उसको अच्छे से आपको करके जाना है, क्योंकि इनसे रिलेटेड सवाल आने की संभावना जो है दोस्तों काफी ज्यादा है। नेक्स्ट, नारियल, ताड़, कोड़ा व एंगार के वृक्ष इन निम्न में से किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। कौन कौन सा? याद रखना, नारियल, ताड़, क्योड़ा और एंगार। भारत में मुख्य रूप से कितने प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 8 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है, याद रखना है, VVI कर लेना है इसको। 8 प्रकार की वनस्पतियां कौन कौन सी है? सॉरी, यहाँ 8 प्रकार ने दिया है, 5 प्रकार, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे डी दी गया है, सॉरी दोस्तों। भारत में मुख्य रूप से कितने प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है? 5 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। कौन कौन सा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। याद रखना है इसका राइट आंसर 5 होगा, ना कि डी। यहाँ पे सुधार कर लेंगे, ए इसका राइट आंसर होगा। जैसे भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वैसे निम्नलिखित में से कौन सा
एक असत्य कथन है। असत्य आपको पहचानना, तो याद रखना बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ नहीं आता, यह स्टेटमेंट गलत है। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ क्या होता है दोस्तों, आता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जैसे भारत कुल कितने जीव मंडल निश्चय स्थापित किए गए हैं, तो भारत में 18 जीव मंडल स्थापित किए गए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। भारत में 18 जीव मंडल निकाय यानी आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं, बिल्कुल सही है। सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई है, यह भी बिल्कुल सही है। शेर संरक्षण, गेंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए कई योजना बनाई गई हैं, यह भी बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सिमलीपाल जीव मंडल नीचे कौन से राज्य में, तो सिमलीपाल जो है दोस्तों उड़ीसा में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नीचे भारत में कौन से जीव मंडल नीचे विश्व के जीव मंडल निचयों में नहीं लिए गए हैं, तो कौन सा है, तो यह है पन्ना। पन्ना जो जीव मंडल निचय है वह विश्व के जीव मंडल निचयों में नहीं लिया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट एशियाई शेर निम्न में से किस जगह पाए जाते हैं, तो याद रखना है केवल गुजरात में पाया जाता है एशियाई शेर। नेक्स्ट भारत में लगभग कितने पादप प्रजातियां संकट में है, तो याद रखना है 1300 पादप प्रजातियां जो है भारत में संकट में है। नेक्स्ट भारत के कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस बहुत संख्या में आते हैं, ये निम्न में से किस जगह अपने घोंसले बनाती हैं, तो याद रखना है कच्छ के रण में अपना घोंसला बनाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। नंदा देवी, नोकरेक, डिब्रू साइकोवा, अगस्त मलाई। बहुत ही ज्यादा ये वीवीआई सवाल है, 4-5 वीवीआई लगा लीजिए दोस्तों। नंदा देवी की अगर हम बात करें तो नंदा देवी कहां पर हो जाएगा, उत्तराखंड में हो जाएगा, ठीक है। और नोकरेक की बात करें तो नोकरेक हो जाएगा हिमालय में। डिब्रू साइकोवा की बात करें तो ये हो जाएगा मेघालय में। अगस्त मलाई की बात करें तो ये हो जाएगा केरल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 1 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का क्या हो जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1342। 1342 किस में है, तो यह है ऑप्शन सी में। निम्न में से कौन सा एक वन प्राणी अभ्यारण्य नहीं है, वन प्राणी अभ्यारण्य कौन सा नहीं है, तो दाचीग्राम जो है दोस्तों वह एक वन प्राणी अभ्यारण्य नहीं है। और ये कहाँ पर है, तो जम्मू एंड कश्मीर में है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है जनसंख्या से रिलेटेड सवाल, उससे रिलेटेड हम लोग सवालों को देखेंगे दोस्तों। तो चलिए इससे रिलेटेड सवालों को देखते हैं एकदम रैपिड फायर की तरह। और ये लगता है दोस्तों हमारा आज का लास्ट चैप्टर भी है। तो सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जनगणना शब्द को परिभाषित करता, तो याद रखना है एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना या जनगणना शब्द को परिभाषित करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वीवीआई कर लेंगे, जनगणना से रिलेटेड सवाल आता है। भारत में सबसे पहले जनगणना कब की गई थी, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किया गया था, याद रखना है। विधिवत रूप से पूछा जाए तो कब किया गया था, तो लॉर्ड रिपन के समय किया गया था 1881 में। तो ये दोनों फैक्ट्स याद रखना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की गई थी तथा उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है, बिल्कुल सही है। भारतीय जनगणना जनसांख्यिकी, सामाजिक तथा आर्थिक आंकड़े का सबसे बृहद स्रोत है, तो बिल्कुल ये सही। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों सही है। नेक्स्ट भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो याद रखना भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या, तो 17.5% जनसंख्या जो है दोस्तों निवास करती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, तो किस राज्य में करती है, उत्तर प्रदेश में भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद देन किस में, बिहार में, उसके बाद पश्चिम बंगाल और उसके बाद आंध्र प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो याद रखना भारत का जो जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो याद रखना बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। बिहार का कितना है, तो 21106। पश्चिम बंगाल का कितना है, तो 1028 है, याद रखेंगे। केरल का कितना है, ये याद रखने का जरूरत नहीं है, केवल बिहार का आप याद रखेंगे क्योंकि बिहार का एग्जाम आप देने जा रहे हैं। नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो ये भी याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम
दर्शाता है। तो याद रखना है प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि जो है वो जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, तो भारत की जनसंख्या कितना बताया गया है इसमें, तो 121 करोड़ बताया गया है। नेक्स्ट है किस वर्ष तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा, तो याद रखना है 2045 तक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कारण भारत के उत्तरी मैदानों में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा उपजाऊ मृदा तथा पर्याप्त वर्षा के साथ समतल मैदान के कारण। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा घटक जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो कौन सा घटक, तो याद रखना आयु संरचना जो है दोस्तों जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी नहीं है, जबकि प्रवास, मृत्यु दर और जन्म दर यह जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य तीनों से भिन्न है, याद रखना है वार्षिक जनसंख्या वृद्धि अन्य तीनों से भिन्न है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उन्हें जन्म दर कहा जाता है, बिल्कुल सही है। भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है, बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रवास के संबंध में सत्य है, याद रखना लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना यह क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर है, तो यह बिल्कुल सही है कि भारत में अधिकतम जो प्रवास होता है वो ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण कारक प्रभावी होते हैं, बिल्कुल सही है। नगर का कर्षण प्रभाव रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है, बिल्कुल यह सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है, तो याद रखना प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्रों में। नेक्स्ट सवाल है जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है, तो याद रखना उच्च जन्म दर का यह परिणाम है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट है किसी राष्ट्र की आबादी को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है, तो याद रखना है 3 वर्गों में बांटा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये VVI सवाल रहेगा, याद रखना बच्चे, वयस्क और वृद्ध में। नेक्स्ट है ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते हैं तथा इनको भोजन, वस्त्रता एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 वर्ष से कम को। नेक्स्ट है ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील तथा जैविक रूप से प्रजननशील होते हैं। ये जनसंख्या का कार्यशील वर्ग है, इनमें से किस वर्ग में शामिल है, 15 से 59 वर्ष के बीच में यह शामिल है। नेक्स्ट है ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील या अवकाश प्राप्त हो सकते हैं। ये स्वैच्छिक रूप से कार्य कर सकते हैं लेकिन भर्ती प्रक्रिया के दौरान इनकी नियुक्ति नहीं होती है। यह किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो याद रखना है 59 वर्ष से अधिक में ये आते हैं। याद रखना है दोस्तों ये सब सभी के सभी जो है मोस्ट VVI फैक्ट्स है, याद रखना है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग अनुपात को सही तरीके से सुपरिभाषित करता है, आपसे ये पूछ रहा है। तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या यह लिंग अनुपात को परिभाषित करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, तो याद रखना है कौन सा सही सुमेलित आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना 2001 की जनगणना में लिंगानुपात कितना था, 940। सही नहीं है आपसे पूछा था, सॉरी सही नहीं है। तो याद रखना 2011 की जनगणना में जो था 2001 की जनगणना में लिंगानुपात 940 नहीं बल्कि कितना था, यह 933 था। बाकी बिल्कुल सही है। 1951 की जनगणना में 946 था लिंगानुपात, 1981 की जनगणना में 934 था, 2011 की जनगणना में आपको याद रखना है यह कितना है, 943 है। ये पॉइंट ही आपको याद रखना है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है, तो ये है 943। कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है। नेक्स्ट केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कितनी संख्या, तो याद रखना है 1084 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। सन 2001 ईस्वी की जनगणना में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात की स्थिति क्या थी, तो यह थी 933 महिलाएं। लिंगानुपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1084, बिल्कुल सही है। पुदुचेरी में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1037 है, बिल्कुल सही। दिल्ली में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 868 है, यह भी सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है, तो सबसे कम कहाँ पर है, तो हरियाणा में। हरियाणा का याद रखना है कितना है, तो 800 कितना है 279 है। 2011 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति वह है जो जिसकी उम्र 7 वर्ष है तथा वह किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ एवं लिख सकता है। याद रखना है ये VVI फैक्ट्स है। साक्षर व्यक्ति भारत में कैसे डिफाइन है, तो साक्षर व्यक्ति भारत में डिफाइन है कि जिसकी उम्र 7 वर्ष है तथा वह किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ एवं लिख सकता है, उसे साक्षर व्यक्ति कहा जाएगा। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है, तो याद रखना 73% है लगभग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
जिसमें से पुरुष साक्षरता दर कितना है, लगभग 81%, और महिला साक्षरता दर कितना है, लगभग 65% है। नेक्स्ट, व्यावसायिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है, बिल्कुल सही है। विभिन्न प्रकार के व्यवसाय के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को व्यावसायिक संरचना कहा जाता है, यह भी सही है। व्यवसायों को सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया, यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण एवं मछली पालन एवं खनन आदि निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत, और ये VVI फैक्ट्स हैं, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राथमिक क्रियाकलापों के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण, मछली पालन, याद रखना है कौन कौन सा, वृक्षारोपण भी आता है, पशुपालन भी आता है, मछली पालन भी आता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, यानी प्राथमिक क्रियाकलापों के अंतर्गत, तथा खनन, ये भी सवाल आया कि खनन किस क्रिया के अंतर्गत आता है, तो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। द्वितीय क्रियाकलाप में उत्पादन करने वाले उद्योग, भवन एवं निर्माण कार्य आते हैं, बिल्कुल सही है। तृतीय क्रियाकलापों में सेवा से रिलेटेड चीजें आता है, जैसे संचार हो गया, वाणिज्य हो गया, प्रशासन में सेवाएं शामिल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डी, यानी तीनों के तीनों सही है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही। सत्य कथन आपसे पूछा है कि वर्तमान समय भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि एवं संबंध क्षेत्र यानी प्राथमिक क्रियाकलाप का हिस्सा सर्वाधिक है, गलत है। तृतीय जो क्षेत्र है उसका हिस्सा सर्वाधिक है। द्वितीय क्षेत्र में लगे हुए लोगों की जनसंख्या तृतीय क्षेत्र में लगे लोगों से क्या है दोस्तों, अधिक है, यह स्टेटमेंट गलत है। इसमें से कोई भी सही नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। स्वास्थ्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन जो है दोस्तों इसमें से सत्य, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सत्य है। तो स्वास्थ्य जनसंख्या की संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है जो कि विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही है। मृत्यु दर जो 1951 में प्रति हजार पर 25 थी, 2011 में घटकर ये 7.2 रह गई है, बिल्कुल ये भी सही है। औसत वायु जो कि 1951 में 36.7 वर्ष थी, बढ़कर 2012 में 67.9 वर्ष हो गई है, बिल्कुल सही है दोस्तों। और तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। किशोर जनसंख्या, ऐसे ही सवाल जो है दोस्तों BPSC पूछता है और आप लोग कहते हैं कि सवाल कहाँ से, देखिए ये कहाँ 1951 से इसे कोरिलेट करके सवाल पूछा जा रहा है। तो NCERT को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है दोस्तों, हालांकि मैंने क्वेश्चन करा दिया है, तो आप यहाँ से PDF लेके आसानी से जो है दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को कवर कर सकते हैं। सवाल है कि किशोर जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इसकी किशोर जनसंख्या का आकार है, बिल्कुल सही है। किशोर प्रायः 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं, बिल्कुल सही है। किशोर के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता बच्चों तथा वयस्कों से अधिक होती है, बिल्कुल सही है। भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग किशोर जनसंख्या, यह भी सही है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा है जनसंख्या नीति के संदर्भ में सत्य कथन, आपको पहचाना कि कौन सा है। तो परिवार के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है, बिल्कुल सही है। भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया था, यह भी सही है। परिवार कल्याण मंत्रालय जिम्मेदार तथा सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है, यह भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम है, तो यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों। चारों के चारों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन जो है दोस्तों इसमें से सही है। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में लागू हुआ, बिल्कुल सही है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। इस नीति के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई, तो यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों गलत इसमें दिया गया है। और ये जो है दोस्तों आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट भी सवाल है दोस्तों। तो 18 वर्ष से कम नहीं बल्कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में किया गया था दोस्तों। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में हम लोगों ने दोस्तों आज क्लास 9th की NCERT की ज्योग्राफी की जो बुक है उसके चैप्टर बाय चैप्टर को MCQ के रूप में देखा, वो भी रैपिड फायर में बहुत तेजी से है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।